हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साइंस। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे आज के टॉपिक में इस साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। खास तौर पर हम लोग देखेंगे बायोलॉजी को, क्योंकि आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स सोनू सर देखेंगे और बाकी जो बायोलॉजी है वो हम कवर करेंगे। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी होता क्या है। अगर बायोलॉजी की बात किया जाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। क्लियर? तो चलिए एक बार फिर से डिफिनेशन देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहेंगे जीव विज्ञान। खास तौर पे अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान के जो जनक होते हैं, यानी कि फादर्स ऑफ बायोलॉजी, अगर बात किया जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो सबसे पहले नाम आता है अरस्तु का। किनका नाम आता है? अरस्तु का। फादर ऑफ बायोलॉजी अगर पूछा जाए, यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। चलिए चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो जीव विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बोटनी। एक हो गया हमारा जूलॉजी और दूसरा हो गया हमारा बोटनी। जीव जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया हमारा जूलॉजी और दूसरा हो गया हमारा बोटनी। चलिए अब जूलॉजी और बोटनी के बारे में हम हल्का फुल्का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी। चलिए जूलॉजी में अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे हम लोग कहेंगे जूलॉजी। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, जू से हम लोग को पता चल रहा है, जू में हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है? तो जू में हम लोग को जानवर देखने को मिलता है, जीव देखने को मिलता है। तो जू में अगर जानवर मिल रहा है तो जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन। जूलॉजी क्या कहलाएगा? जंतुओं का अध्ययन। बोटनी पेड़ पौधों का अध्ययन। पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है। और जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? जूलॉजी कहलाएगा। चलिए एक और इसमें आता है माइक्रोबायोलॉजी। एक और आता है इसमें माइक्रोबायोलॉजी। अगर बात किया जाए माइक्रोबायोलॉजी की, तो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं या जीव होते हैं जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये ऐसे जीव हैं जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे जीव को हम लोग रखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। चलिए आई होप सभी को क्लियर होगा। चलिए चलिए तो आज अब आगे हम लोग देखते हैं कि जूलॉजी का खोज किसने किया, बोटनी का खोज किसने किया और माइक्रोबायोलॉजी का खोज किसने किया, है ना। तो जूलॉजी की अगर बात किया जाए तो जूलॉजी के खोज हमारे अरस्तु साहब किए थे, है ना, जनाब अरस्तु किए थे। और अगर बात किया जाए बोटनी की, तो बोटनी के खोज जो किए थे वो थियोफ्रास्टस थे। कौन थे? थियोफ्रास्टस। और माइक्रोबायोलॉजी की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये सब जो जीव जंतु है, पादप है या सूक्ष्म जीव है, इनको कहीं ना कहीं अलग अलग भागों में बांट करके रखा गया होगा। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन से भाग में क्या लिखा हुआ है ना। तो इसके लिए हर एक जितने भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना अपना एक बुक लिखा, किताब लिखा, और उसके बारे में अपनी जितनी भी जानकारी थी सभी को मेंशन करते चले गए। चलिए तो ऐसे ही देखिए, हिस्टोरिया एनिमेलिया जो है, यह एक बुक का नाम है। किस चीज का नाम है? एक बुक का नाम है। इसको लिखने वाले थे अरस्तु साहब, है ना। तो इस
हिस्टोरिया एनिमेलिया में इन्होंने जीव जंतुओं के बारे में बताया, और उसके बाद द हिस्टोरी ऑफ प्लांट के बारे में लिखने वाले थे थियोफ्रास्टस। कौन लिखने वाले थे? थियोफ्रास्टस। इन्होंने इसके बारे में पेड़ पौधे के बारे में बताया। ठीक है, चलिए आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट है हमारा लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। तो आखिर ये जैव प्रक्रम है क्या? तो सबसे पहले समझते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं या है क्या, है ना। तो इसके बारे में अगर बताया जाए तो जैव प्रक्रम की अगर बात करते हैं तो जैव प्रक्रम उसे कहते हैं जिसके अनुसार वह प्रक्रिया, वे सारी क्रियाएं या वह प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करता है, उसी को हम लोग कहेंगे जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। क्लियर है? चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको एक बार। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे, है ना। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करेंगे, वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? जैव प्रक्रम कहलाएंगे, है ना। इसके अंतर्गत 5 क्रियाएं आती हैं। कौन कौन आती है उसी को भी, उसको हम लोग देखते चलते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा पोषण, दूसरा आ जाएगा हमारा श्वसन, तीसरा आ जाएगा हमारा परिवहन, चौथा हो जाएगा उत्सर्जन, और पांचवा हमारा होगा जनन। चलिए हम सभी को एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पोषण से। पोषण क्या है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है, उत्सर्जन क्या है, जनन क्या है, ये सभी को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? चलिए तो पोषण, अगर बात किया जाए पोषण की, तो सबसे सिंपल में समझिए कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। समझ में आ गया? पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अगर बात किया जाए पोषक तत्व की, तो पोषक तत्व आखिर होते कौन कौन से? कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसे हम पोषक तत्व कहेंगे? तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोषण कहते, सॉरी पोषक तत्व कहते हैं। और भी बहुत सारे हैं, इसलिए इसके आगे हम लोग लगा रहे हैं ETC, यानी कि इत्यादि। चलिए यहाँ तक क्लियर है। पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब सपोज कीजिए हमने पोषण को ग्रहण कर लिया। हमने पोषण को ग्रहण क्यों किया? ताकि हम लोगों को एनर्जी मिले, है ना। ताकि हम लोगों को क्या मिले? एनर्जी मिले। जिस तरह से कोई मशीन, सपोज कीजिएगा, जिस तरह से कोई मशीन काम करता है, तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं? तो ऑयल डालते हैं, तेल की आवश्यकता पड़ती है, मोबिल की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही हमारे शरीर को और जल की आवश्यकता पड़ती है। चलिए क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हमने देखा कि हम लोगों ने भोजन को ग्रहण किया, यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण किया। और पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषक तत्वों को जो है ग्रहण करना हमारा पोषण कहलाता है। पोषक तत्व हम लोग समझ चुके हैं, जैसे में कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, है ना। उसके बाद और भी बहुत सारे आते हैं। तो हम लोग बस इतना ही देखते हैं कि पोषण कहते किसको है। तो पोषण पोषक तत्वों को ग्रहण करना कहलाता है। और पोषक तत्वों को जब हम ग्रहण करेंगे तो उसके बाद इसका स्टार्ट हो जाएगा पाचन। क्या स्टार्ट होगा? पाचन। अब यह पाचन क्या होता है? तो पाचन हमारे शरीर में जितने भी हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण किए हैं, तो उसे हम लोगों ने जटिल रूप में ग्रहण किया। किस रूप में ग्रहण किए हैं? जटिल रूप में। और इस जटिल रूप से सरल रूप में करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब सपोज कीजिए आप पोषक पदार्थ को डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, है ना। अब जब भी लीजिएगा तो इसको या तो चावल के रूप में लीजिएगा, रोटी के रूप में लीजिएगा। तो अब उतना बड़ा बड़ा जो कण है, या फिर ये समझ लीजिए कि उतना बड़ा पदार्थ है, उसको डायरेक्ट डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी की इतना कैपेसिटी नहीं कि उसको डायरेक्ट क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सके। इसके लिए क्या होता है कि पाचन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारा मुख गुहा आता है, और मुख गुहा के बाद ग्रास नली आ जाएगा, है ना। और इस तरह से करते हुए यह चली जाती है छोटी आंत तक। कहां तक जाती है? छोटी आंत तक। अब छोटी आंत में जो है बाबू, यहाँ पे पूरी की पूरी तरह से समझ लीजिए, एक तरह से कह सकते हैं पाचन की कंप्लीट हो जाता है ना। कहाँ पे आ जाकर के? छोटी आंत में जाकर के। अब छोटी आंत में जैसे ही पाचन कंप्लीट होगा, तो इससे जितने भी बने हुए, या फिर ये समझ लीजिए कि जितने भी पचे हुए भोजन है, इसको अवशोषित करने का काम करता है छोटी आंत। अब छोटी आंत इस जितने भी पचे हुए भोजन है सभी को कहाँ भेज देगी?
कोशिकाओं के पास भेज देगी। किसके पास भेज देगी? कोशिकाओं के पास। और यह कोशिकाएं जो है इसको क्या करते हैं, कोशिकाओं के रूप में अगर देखा जाए तो एक तरह से यह जटिल रूप में ही पहुंचता है। किस रूप में पहुंचता है? जटिल रूप में ही पहुंचता है। अब इसके बाद इसकी सरलीकरण में हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की, है ना। अब ऑक्सीजन हम लोग कहां से लाएंगे? तो ऑक्सीजन लाने का काम होता है श्वसन का। किसका काम होता है? श्वसन का। अब श्वसन में हम लोग क्या करते हैं कि वायु को अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं, यानी कि खींचते हैं, है ना। तो अब जितने भी वायु को खींचे हैं, तो वायु खींचने के बाद वो कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले वो जाएगा लंग्स में, और वहां पर जितने भी ऑक्सीजन होंगे उन सबको पकड़ के लेकर चला जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। कौन पकड़ के लेकर चला जाएगा? हीमोग्लोबिन। और ले जाकर के सारी कोशिकाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बांट देगा। और उसके बाद कोशिकाएं जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? जटिल रूप में जो भोजन प्राप्त हुए हैं इनको सरलीकरण करेंगे, और सरलीकरण करने के बाद हमारा 38 एटीपी बन करके तैयार हो जाएंगे। और इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। 38 एटीपी जो होता है, यानी कि 38 एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। चलिए, अभी तक हमने देख चुका कि पोषण किसे कहते हैं, है ना। पोषण से हम लोग को क्या फायदा है और श्वसन से हम लोगों को क्या फायदा है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग श्वसन जो करते हैं, यानी कि जो हम श्वास के रूप में लेते हैं उसी को हम श्वसन कहते हैं, है ना। तो श्वसन के रूप में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। अब यह ऑक्सीजन हम लोग खींचते हैं नाक के द्वारा, नासिका के द्वारा। यह पहुंचता है लंग्स में। हमारी कहाँ पहुंचता है? लंग्स में। अब लंग्स में सपोज कीजिए यह पहुंच गया, तो लंग्स से कोई तो ऐसा पदार्थ होगा या कोई तो ऐसा चीज होगा जो इसे लंग्स से उठा करके कोशिकाओं तक पहुंचाता होगा। तो इसके लिए हमारे शरीर में एक परिवहन तंत्र होता है जो क्या करता है कि जितने भी ऑक्सीजन होते हैं सभी को पकड़ पकड़ के कहाँ लेकर के जाता है? सारी की सारी कोशिकाओं में ले जाकर के बांट देता है ना। तो अब इस परिवहन तंत्र में हम देखेंगे कि हृदय किसे कहते हैं, हार्ट क्या होता है ना। हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है, यह सब के सब हम लोग अलग से एक चैप्टर बनाएंगे जिसका नाम होगा परिवहन, और उस चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी आप लोग समझिए कि परिवहन में जो होता है हमारी दो धमनियां होती है, सॉरी दो नसें होती है। एक का नाम है धमनी और एक का नाम है शिरा। शिरा अशुद्ध रक्त, सॉरी शिरा जो होता है वह अशुद्ध रक्त को लेकर के जाने का काम करता है, जबकि धमनी जो होता है वह शुद्ध रक्त को लेकर के जाने का काम करता है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी उसे हम लोग कहेंगे शुद्ध रक्त, और जिसमें अनुपस्थिति होगी उसे हम लोग कहेंगे अशुद्ध रक्त। क्लियर है? जिसमें उपस्थिति होगी उसे शुद्ध रक्त, और जिसमें अनुपस्थिति होगी उसे अशुद्ध रक्त। यही बस ध्यान में रखिएगा, है ना। अगर श्वसन हम लोग कर लिए हैं, यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग फेफड़ा तक लेकर के आ गए हैं, लंग्स तक लेकर के आ गए हैं, तो इस लंग्स से सेल तक पहुंचाने का काम किसका होता है? तो ब्लड का होता है ना। और इस ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब सपोज कीजिए हमने परिवहन भी कर लिया, कोशिकाएं जो है वो सारी की सारी एनर्जी भी बना ली, तो अब हमारे शरीर में कुछ ना कुछ अपशिष्ट उत्पन्न होंगे। अपशिष्ट कहने का मतलब वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, यानी कि कोई फायदे वाला ना हो, तो उसे शरीर से बाहर निकालना भी क्या है? जरूरी है। तो जो शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे उसे हम लोग कहेंगे उत्सर्जन, है ना। उसे क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए हम पानी को पी रहे हैं। किसको पी रहे हैं? पानी को पी रहे हैं। तो जब पानी पीते हैं तो पानी का अपशिष्ट होता है यूरिन, है ना। पानी का अपशिष्ट क्या होता है? यूरिन होता है। तो यूरिन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। वैसे ही बहुत सारे ऐसे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, यानी कि अपशिष्ट होते हैं। तो उस सभी को सभी जितने भी पदार्थ है सभी को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। तो यह देख लिया कि हमारे जो जैव अनुरक्षण करते हैं जितने भी जीव होते हैं वो अपने जीवन को बचाने के लिए भोजन करेंगे ही करेंगे, है ना। क्योंकि अभी हमने बताया कि जिस तरह से मशीन कार्य करता है वैसे ही हमारा बॉडी भी कार्य करता है। तो जैसे मशीन के लिए ऑयल और मोबिल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर में भोजन और जल की आवश्यकता होती है। तो भोजन और जल की आवश्यकता होगी तो श्वसन का भी आवश्यकता होगा, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो भोजन जटिल से सरल में नहीं बदलेगा, और जब जटिल से सरल में नहीं बदलेगा तो हमारी कोशिकाएं जो है वह एटीपी का निर्माण नहीं कर पाएगी, और जब एटीपी का निर्माण नहीं कर पाएगी तो हम लोगों को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए क्या है? एटीपी का निर्माण करना भी जरूरी है ना। और इस एटीपी के निर्माण में हमारा परिवहन कार्य करता है ना, यानी कि एक जगह से ऑक्सीजन को पकड़ करके दूसरे जगह पर लेकर के जाता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे एटीपी बनाने के संबंध में कुछ ना कुछ हमारे शरीर में अपशिष्ट भी उत्पन्न होते हैं, और उस अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। या सभी लोग क्या कर रहे हैं? तो अपनी अनुरक्षण कर रहे हैं, है ना। अगर जीवन जिंदगी की बात किया जाए कि जिंदगी को जिंदा रखने के लिए क्या किया जाए, है ना, तो ये सारी क्रियाएं जरूरी है। अब लास्ट हमारा बचता है जन्म।
चलिए लास्ट हमारा बचता है जनन। अब जनन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसके अनुसार या जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करता है या अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, उसी को हम लोग कहते हैं जनन, है ना। अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि कोई जीव है, ठीक है, वह जनन नहीं कर रहा, तो क्या उसकी वंश आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी। अब सपोज कीजिए कोई खानदान में ऐसा लड़का है जो शादी ही ना करे, तो जब वो शादी ही नहीं करेगा तो उसका खानदान आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि खानदान आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को रिप्रोडक्शन करना जरूरी है ना। अगर सपोज कीजिए, अगर जो पहले मनुष्य थे जहां से इनकी शुरुआत हुई होगी, अगर यह रिप्रोडक्शन नहीं करते तो क्या आज हम लोग हो पाते हैं? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी की क्लास हम अगले दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।